सी नाउ टैक्स इज टू बी सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। तो जीएसटी आने के बाद में कौन कौन से सारे टैक्सेस खत्म हो गए, सब्ज्यूम यानी उसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए। तो पहले था तुम्हारा सेंट्रल टैक्स और दूसरा स्टेट टैक्स, दोनों अलग अलग जगह पे टैक्स लगा देते। अब सारा टैक्स निकल गया, उसकी जगह पे सब क्या आ गया, जीएसटी आ गया। तो देखो सेंट्रल टैक्सेस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर चार्ज करती थी लेकिन कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करती थी। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज थी, फिर एक्साइज ड्यूटी मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एंड एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम जिसको सीवीडी बोला जाता था, एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम जिसको एसएडी बोलते थे। फिर उसके बाद में सर्विस टैक्स होता था, फिर अलग अलग सरचार्जेस होते थे। फिर यहाँ पे स्टेट टैक्स में स्टेट का वेट अलग होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो आगे यहाँ पे लिखा है वही सेम। एंट्री टैक्स जिसको अपने जकात बोलते थे, ऑक्ट्रोई, यहाँ पे नहीं बोलते अपने छानी जकात नाका, बापूत जकात नाका। तो पहले नाके होते थे, वहां पे आपको रुकना पड़ता था ट्रक अगर आती है आपकी तो, और उसके बाद में आपको वहां पे टैक्स पे करो फिर सिटी में एंट्री, उसके पहले नहीं। अब ये सब खाली हो गया है। टैक्सेस ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, परचेस टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स, और दूसरे सरचार्जेस। अब कौन से टैक्स को जीएसटी के अंदर नहीं अपने इंक्लूड किया है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं आती, स्टैम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आता। मतलब मकान खरीदते हो, दुकान खरीदते हो तो दस्तावेज बनाते हैं ना, उस दस्तावेज के जो चार्जेस लेती है गवर्नमेंट वो इसमें नहीं आता। फिर एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल के ऊपर यानी शराब के ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर की एक्साइज ड्यूटी माफ नहीं की गई, और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर की ड्यूटीज माफ नहीं की गई है। ये सब अभी भी अलग से लागू होता है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिखा है, तो आर्टिकल 265 में लिखा है, ऑथोरिटी के सिवा यानी जिसको सत्ता दी गई उसके सिवा कोई दूसरा आदमी तुमसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तो तीन लोग तुमसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, एक तुम्हारी लोकल अथॉरिटी यानी वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे 245 में लिखा गया है कि पार्लियामेंट जो एक्ट पास करेगी वो पूरी कंट्री को लागू होगा, और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब के गुजरात विधानसभा जो लागू करेगी वो सिर्फ गुजरात को लागू किया जाएगा। पार्लियामेंट का जो भी कानून है उसको अपने ऐसा नहीं बोलते कि गुजरात में लागू नहीं होगा, पार्लियामेंट का कानून पूरे भारत में एक समान लागू किया जाता है। फिर ये नहीं देखा जाता कि अगर गुजरात को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन कुछ मायने नहीं रखता इसमें। अब यहाँ पे 246 में ऑथोरिटी टू यूनियन एंड एसजी यानी स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स, तो तीन अलग अलग लिस्ट है हमारे पास। यूनियन लिस्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कानून बनाएगी, एक पूरा लिस्ट है उसका जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट कानून बनाएगी। 10th स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ते थे तो पूरा लिस्ट आया था आपको कोर्स में। लिस्ट नंबर 2 जिसको अपने स्टेट लिस्ट बोलते हैं, जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी। और लिस्ट 3 कॉन्करेंट, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और पार्लियामेंट भी। अब 246A उसमें क्लॉज 1 में देखो, कॉन्करेंट पावर टू लेवी जीएसटी, ये ऐड किया गया जीएसटी के आने के बाद। और 246A2 एक्सक्लूसिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये किसके लिए, आईजीएसटी के लिए, जिसको अपने इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं या तो इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। अब जीएसटी का इंडिया में फ्रेमवर्क कैसा है, तो हमने कनाडा और ब्राजील जैसा मॉडल अपनाया है, ड्यूअल मॉडल, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की तरफ से टैक्स लगाया जाता है लेकिन टैक्स का रेट एक ही रहता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली लेवी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है तो सेंट्रल और स्टेट, स्टेट ना हो और यूनियन टेरिटरी हो मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो उसके अंदर यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट दो का हिस्सा बनता है। अब
यहाँ पे सेंटर हैज पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट सेल्स एंड स्टेट्स हैव पावर टू टैक्स सर्विसेज। ये काम का नहीं है। अभी देखो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST दोनों स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, और उसके बाद में UTGST, इसमें यूटी यानी मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के बिना कलेक्ट किया जाता है, उसका अलग कानून बनाया गया। फिर IGST, वो इंटीग्रेटेड GST जिसको बोला जाता है, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर। और ये जो GST है उसके लिए भी अलग कानून बनाया गया, IGST एक्ट 2017। IGST का हमेशा टोटल, जैसे कल आपने देखा था 9% और 9% टोटल करो 18% IGST हो जाएगा। यानी IGST तुम्हारे स्टेट के और यूनियन के दोनों के GST के टोटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये देखो, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली और दीव दमन, इसके अंदर UTGST लगाया जाता है, याद रखना ये। दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, उनके खुद के स्टेट लेजिस्लेचर है और इसलिए SGST एक उसके अंदर एप्लीकेबल है। जिसका तुम्हारे पास देखो पार्ट समझो, दादरा नगर हवेली दमन दीव, उसके अंदर खुद की असेंबली नहीं है, मतलब विधानसभा धारा सभा नहीं है, तो इसलिए उसमें UTGST लगता है। लेकिन दिल्ली की खुद की विधानसभा है, दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर की खुद की विधानसभा है। अभी पुडुचेरी में अभी तो इलेक्शन हुआ, राइट, इसको पुडुचेरी बोलते हैं अपने। और जम्मू एंड कश्मीर खुद का अलग से इलेक्शन होता है वहां पे। बाकी ऊपर लिखा है ना अंडमान निकोबार, कभी सुना है कि अंडमान निकोबार में इलेक्शन हुआ, लक्षद्वीप में इलेक्शन हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, लद्दाख में, दीव दमन में कभी नहीं आता है। इसका मतलब इनके इलेक्शंस नहीं होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अलग से यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, तो उसको UTGST एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन कौन करता है? GST काउंसिल, ये ज्वाइंटली डिसाइड करते। देखो हाईएस्ट रेट जो है ना GST का, वो हमने प्रोवाइड किया है कि 20% से 40% के बीच में रहना चाहिए। अभी हमने उसके लिए थ्रेशोल्ड यानी मैक्सिमम लिमिट बनाई है 28%। यानी हमारे टैक्स रेट हमने फिक्स किए 5%, 12%, 18% और 28%। दूसरे रेट है 0%, 0.25% एंड 3%। इसमें देखो न्यूट्रल रेट कितना है 18%, बेसिक सर्विसेज या तो नेसेसिटीज पे 12% और एसेंशियल गुड्स यानी बहुत ही जरूरी चीजों के ऊपर सिर्फ 5% टैक्स लगाया जाता है। अब ये आती है डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्रीगेट टर्नओवर किसको बोला जाता है? तो देखो ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज on which tax is payable by a person on RCM basis। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM का मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसका फुल फॉर्म होता है। अब टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या कि सब सप्लाई आ जाती है, सबज उसके अंदर नॉर्मली। अभी एक्सक्लूडिंग वाला अभी नहीं देखते, नीचे आएगा वो देखेंगे। एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब तीन होता है, एक तो नील रेटेड जिसमें 0% टैक्स है, होली एग्जेम का मतलब टैक्स लगाया नहीं जाता क्योंकि वो कुछ कैटेगरी में आती है, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई यानी जब से उसका उसके बारे में सोचा है तब से वो नॉन टैक्सेबल है। याद रखो जो नील रेटेड है ना और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो कभी टैक्सेबल हो ही नहीं सकती, लेकिन जो होल्डली एग्जेम्प्ट है ना वो कुछ कंडीशन में उन लोगों ने क्या किया है, उसमें एक खिड़की खुली रखी हुई है कि कभी भी उसको टैक्सेबल वो बना सकते हैं। एक्सपोर्ट वो जीरो रेटेड सप्लाई में आती है, एक्सपोर्ट करेंगे ना गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको अपने जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर गिनते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई, दो स्टेट के बीच में अगर सप्लाई करो जिसका सेम पैन नंबर हो, सेम पैन नंबर का मतलब कि तुम्हारा परमानेंट अकाउंट नंबर GST का और तुम्हारा टैक्स डिपार्टमेंट का दोनों एक ही हो, यानी मतलब गुजरात का पैन और महाराष्ट्र का पैन दोनों सेम हो, तब परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स भरने के लिए चाहिए वो। फिर बट एक्सक्लूड CGST, SGST एंड UTGST, IGST एंड GST सेस, यानी कोई भी टैक्स जो होता है ना टैक्स के ऊपर का टैक्स उसको सेस बोला जाता है। सेस का मतलब क्या? टैक्स के ऊपर का टैक्स, उसको सेस बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं एग्रीगेट टर्नओवर ये क्या लिखा है। तो देखो तुम्हें ने टीवी बनाते हो, तो टीवी टैक्सेबल सप्लाई में आता है।
उसके बाद में तुम एग्रीकल्चर आइटम को सप्लाई करते हो, तो वो नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड के अंदर आता है। उसके बाद में तुम टेलीविजन को एक्सपोर्ट भी करते हो, इंडिया में तो बेचते हो, बाद में एक्सपोर्ट भी करते हो उसको, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो जीरो रेटेड सप्लाई में आएगा। और तुम अपने गुड्स को महाराष्ट्र में भी बेचते हो, लेकिन महाराष्ट्र में तुम्हारा पेन वही है जो यहाँ पे गुजरात में है। तो ये सबका चारों चार का टोटल कर देंगे, इन चारों चार का टोटल करेंगे तो जो टोटल का आंसर आएगा वो तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर यानी एग्रीगेट सप्लाई हुआ। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम बेसिस बाय अ पर्सन। अब ये समझ के बाहर की बात है, आरसीएम का मतलब क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं रास्ते पे से कोई चीज खरीदता हूँ तो वो बेचारा कहाँ जीएसटी भरता होगा, यानी जिस इंसान ने जीएसटी नहीं भरा उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जिसने जीएसटी नहीं भरा उसके पास से मैंने खरीदा, किसने, मैंने खरीदा उसको, अब मैंने आगे बेचा। जब मैं उस चीज को, मैं फाइनल कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं और आगे बेचना चाहता हूँ उसको, तो जब मैंने उसको आगे बेचा ने, तो ना सिर्फ मुझे अपने टोटल अमाउंट के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, प्लस जिसके पास से खरीदा है ना उसका टैक्स भी मुझे भरना पड़ेगा। इसको बोला जाता है, सेल करने वाला जो है ना नॉर्मली क्या करता है, देखो मैं आपको इसमें प्रॉपर्ली लिख के समझाता हूँ। देखो मिस्टर ए है, उसने समझो कि मिस्टर बी को सेल किया, बराबर। इसमें से मिस्टर ए जो है ना वो नॉट रजिस्टर्ड है, और इसके बाद में अगर बात करें, मिस्टर ए नॉट रजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड है। अब मिस्टर बी जो है वो अपने आगे, यानी उसके बाद में वो मिस्टर सी को भी आगे बेचते हैं। देखो अब मिस्टर सी है वो कैसे रजिस्टर्ड है, बराबर। अब मैंने मिस्टर ए के पास से, यानी बी ने जो मिस्टर ए के पास से खरीदा उसके ऊपर का भी टैक्स मिस्टर बी को भरना पड़े, तो वो होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। वो होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी मतलब आपको यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे वाले ने टैक्स भरा ही नहीं है, तो क्रेडिट किस बात की दोगे। क्रेडिट कब मिलेगी, जब आगे वाला टैक्स भरता है तो, लेकिन मिस्टर ए ने तो टैक्स ही नहीं भरेगा। अगर उसने टैक्स नहीं भरा है तो इसका मतलब आपको उसका टैक्स भी खुद बेयर करना पड़ेगा, यानी आपको माइनस कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको फुल अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। कैसा, कल आपने देखा था ना कि जैसे मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को गुड्स बेचे 10,000 के, तो 18% 99% हमने किया था, तो 900 रुपये पूरा का पूरा टैक्स उसको भरना पड़ेगा। दिस इज आरसीएम, इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोला जाता है। लेकिन ये कब लागू होता है, कि जिसके पास से खरीदा उसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में ना हुआ हो और वो जीएसटी पे ना करता हो, तो उसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा, तो वो होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, राइट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में दूसरा क्या लेते हैं अपने, एग्जेम्प्टेड सर्विस इंक्लूडिंग सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस कंसिडरेशन फॉर विच। ये सिर्फ नोट है अपने, ये स्टडी में बिल्कुल भी काम नहीं लगेगा ये। अब आगे देखो इंडिया। अब इंडिया का मतलब क्या, टेरिटरी ऑफ इंडिया इन इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। पानी भी आ गया, पानी यानी क्या, पता है, समुंदर जो है ना उसमें अपनी जमीन का किनारा जो है, समुंदर का किनारा, वहां से समुंदर में 100 किलोमीटर जब तक जाओ ना, वहां की हद इंडिया की बोली जाती है। कितने, 100 किलोमीटर, यानी यहाँ से अहमदाबाद तक का डिस्टेंस हुआ, तो इसलिए उसको टेरिटोरियल वाटर बोला जाता है। मतलब समुंदर के अंदर भी अगर तुम कोई चीज बेचते हो और वो भी इंडिया की टेरिटोरी यानी 100 किलोमीटर के दायरे में, तो वो भी इंडिया के अंदर आ गया वो। सीप्ड सब सोइल अंडरलाइनिंग सच वाटर, यानी अंदर जमीन के अंदर जितना भी है ना वो भी सब आ गया, और पानी के अंदर की चीजें भी इंडिया के अंदर आ गई ऐसा। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कोई भी जगह से हवा में से भी जो मिलता है वो भी सब आ गया। एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड TWI, यानी अपनी जमीन से आकाश जितना भी है ना ऊपर, वहां तक का सब अपना है, वहां से भी अगर कुछ पैसे कमाते वो भी इंडिया के अंदर के हो गए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मैरीटाइम जोन, अभी जैसे लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान निकोबार निकोबार लक्षद्वीप, वो तो समुद्र के अंदर है, इंडिया से 100 किलोमीटर बहुत दूर है, पर वो इंडिया की टेरिटोरी में आते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर इकोनॉमिक जोन के अंदर या तो मैरीटाइम जोन के अंदर आ गए। अब टैक्सेबल टेरिटोरी यानी क्या, जो पूरा इंडिया है वो तुम्हारी टैक्सेबल टेरिटोरी। और सप्लायर यानी क्या, पर्सन सप्लाई गुड्स एंड सर्विस एंड इंक्लूड एजेंट ऑफ सब सप्लाई, यानी मतलब मैं खुद अगर बेचता हूं तो मैं सप्लायर हो गया,
मैं किसी के लिए अगर बेचता हूँ ना तो मैं उसका एजेंट हो गया, तो मैं भी सप्लायर गिना जाऊंगा ऐसा। अब इंपोर्ट का मतलब बाहर से गुड्स को लाना, और एक्सपोर्ट का मतलब हमें बाहर गुड्स भेजना है। अब केसिस और रेसिपिएंट देखो। रेसिपिएंट का मतलब, रेसिपिएंट यानी मैंने जिसको बेचा ने वो रेसिपिएंट माना जाएगा। मैंने जिसको बेचा, खरीदने वाला उसको अपने रेसिपिएंट मानते हैं। देखो, इफ कंसिडरेबल इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ जीएनएस यानी गुड्स एंड सर्विस, उसके लिए अगर तुमको कीमत देनी है तो कीमत को चुकाने वाला इंसान रेसिपिएंट हो गया, यानी खरीदार। दूसरा, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं पेएबल है, मतलब मुझे सामने वाले से पैसे नहीं लेने हैं, तो जिसको डिलीवरी मिली ने वो इंसान रेसिपिएंट हो गया, या तो जिसके पोजीशन में वो गुड्स है ने वो इंसान रेसिपिएंट हो गया। इफ नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, तो सर्विस है तो जिसने सर्विस एंजॉय की ने, या तो जिसने सर्विस को लिया किसी के पास से, वो रेसिपिएंट हो गया। जैसे मुझे समझो कि 1 साल तक बिल माफ है, तो मुझे सर्विस तो मिलती है, मैं सर्विस तो एंजॉय करता हूँ, तो मैं रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हो गया। अब बिजनेस में क्या आता है, तो बिजनेस में एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन या वोकेशन, वोकेशन यानी बिजनेस हो गया तुम्हारे लिए। एडवेंचर, वेजर, वेजर यानी सट्टा, इसको भी वेजर बोला जाता है, और खास करके शर्तें लगाते हैं ना उसको वेजर बोलते हैं। और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, या फिर तुमने कोई चौकस इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए उसको किया हो या ना किया हो। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन, जो ऊपर आता है ट्रेड करने के लिए एक्टिविटी की, कॉमर्स के लिए कोई एक्टिविटी की, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई एक्टिविटी की, प्रोफेशन के लिए कोई एक्टिविटी की, तो सारी एक्टिविटी इसमें इंक्लूड हो गई। फिर आगे देखो, अगर वॉल्यूम नहीं भी होता है, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर भी तुम ट्रांजेक्शन नहीं करते, बहुत ज्यादा बाहर भी तुम ट्रांजेक्शन नहीं करते, साल में एक आध बार बिजनेस करते हो, तो भी अपनी ये ट्रांजेक्शन को बिजनेस के अंदर गिनेंगे। फिर डी में लिखा गया है कि कोई भी कैपिटल असेट और सर्विस तुमने अपने बिजनेस को चलाने के लिए अगर खरीदी, तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। यानी समझो कि बिजनेस के लिए मशीन लिया, स्टार्ट करने के लिए या तो चलाने के लिए या तो बंद करने के लिए, किसी के लिए भी अगर तुमने कोई भी कैपिटल एसेट को खरीदा या तो सर्विस को खरीदा, तो वो भी तुम्हारा बिजनेस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फिर प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर अ सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द बेनिफिट्स और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स, यानी कोई भी सोसाइटी ने किसी भी तरह का अगर प्रोविजन किया अपने मेंबर्स के लिए, उसके लिए कुछ भी खरीदा या सब्सक्रिप्शन मेंबर के पास से रिसीव किया, तो वो भी बिजनेस हो गया। जैसे मैं क्लब के अंदर जाता हूँ, तो क्लब के अंदर या तो जिम के अंदर जाता हूँ, और जिम के अंदर अगर मैं साल के 7,000 रुपये देता हूँ या 10,000 रुपये देता हूँ या 20,000 रुपये देता हूँ, तो ये मेरा कंसिडरेशन हुआ, और वो जिम वाला जो काम करता है वो उसका बिजनेस हो गया। समझे? फिर एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइजेस फॉर कंसिडरेशन, ये मेला लगता है 10-10 रुपए की टिकट के अंदर अपने जाते हैं, तो 10 रुपए जो कमाता है मेला अंदर एंट्री करने के लिए, तो वो भी तुम्हारे लिए क्या हो गया, बिजनेस हो गया। सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन, कोई भी सर्विस अगर हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए सप्लाई करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन अपने बिजनेस के लिए हमने खड़ा किया, अपने बिजनेस के लिए हमने खड़ा किया, दूसरे के लिए नहीं, तो ये भी अपने लिए क्या हो गया, इसके अंदर भी आ गया तुम्हारा बिजनेस। फिर एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब, घोड़े की रेस है, बाय वे ऑफ टोटलीजेटर, और एक मिनट है, और अ लाइसेंस, देखो ये टोटलिजेटर का मीनिंग मैं फाइंड आउट कर रहा, टोटलिजेटर का मतलब क्या होता है कि जो इंसान तुम्हारे लिए शर्त लगाता है ना, वहां पे काउंटर पे बैठ के पैसे लेने का और पैसे देने का काम करता है, वो सर्विस के अंदर भी ये आ गया, वो भी यहाँ पे आ गया। मतलब भले चाहे रेस वहां पे दिल्ली में हो रही हो, लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे अगर तुम ये सर्विस प्रोवाइड करते हो ना शर्तें लगाने के लिए, तो वो भी आ गया। यानी तुम ड्रीम इलेवन पे जो आता है वो सब यहाँ पे टैक्सेबल है। यानी एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन
अच्छा, तो एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन undertaken by the central government, state government or any local authority in which they are engaged as public authority। यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई भी ट्रांजेक्शन लेते और कोई भी ट्रांजेक्शन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लोकल अथॉरिटी जैसे पानी आपके घर पे पहुंचाना, वो लोकल अथॉरिटी पहुंचाती है। पर ये क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आता है। पर बिजनेस तो है, क्योंकि उसका टैक्स आपको चार्ज किया जाता है ना, अब बिजनेस तो कर रहे हो ना आप, पानी का वेरा नहीं आता वैसा। फिर टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन यही वही इंसान की जो सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के अंदर रजिस्टर हो गया है, या तो रजिस्टर उसको होना चाहिए, लायबल टू बी रजिस्टर मतलब लीगली उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। 10, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कि जो जीएसटी नहीं भरना चाहता और नहीं भरता है जानबूझ के, लेकिन अगर वो जीएसटी की कैटेगरी में आ जाता है और फिर भी अगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो भी वो टैक्सेबल पर्सन के अंदर गिना जाएगा। A person who is not liable to be registered but has taken voluntary registration। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मेरा टर्नओवर साल का सिर्फ 5 लाख का है, सिर्फ 5 लाख का, तो 5 लाख के टर्नओवर के लिए मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आगे माल सप्लाई करता हूँ इसलिए मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की इच्छा है, तो मैं अगर मर्जी से अगर रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ तो मैं टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आ जाता हूँ। टैक्स भरने का है नहीं भरने का वो मेरी मर्जी की बात है, पर मैंने अगर रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो फिर मैं टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में आ जाता हूँ। सप्लाई बिटवीन टू नॉन टैक्सेबल पर्सन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टैक्सेबल सप्लाई। यानी मेरा टर्नओवर 5 लाख, आप में से किसी एक का टर्नओवर भी 5 लाख, अंदर अंदर अपने सप्लाई करते तो दोनों को ही टैक्स नहीं भरना है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सप्लाई शुड बी मेड टू अनदर पर्सन। खुद को भी सप्लाई दिया जा सकता है, जैसे अपना ही बिजनेस है और अपने दूसरे बिजनेस के अंदर, खुद के ही दूसरे बिजनेस के अंदर अगर अपने सप्लाई करते हैं सेम पैन नंबर वाले, तो उसको भी टैक्सेबल सप्लाई बोला जा सकता है। अब सवाल कंसिडरेशन किसको बोलेंगे, तो कंसिडरेशन में कोई भी पेमेंट अगर गुड्स एंड सर्विस का करेंगे या तो पैसे में करो या तो अदरवाइज या कोई भी दूसरी तरीके से। मॉनेटरी वैल्यू या तो कोई भी काम करने के लिए, या तो फॉरबेरेंस, देखो ये वर्ड लिखा गया है, फॉरबेरेंस का मतलब कोई भी काम ना करने के लिए अगर पैसे दिए गए, राइट, वेदर बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट हो या फिर कोई भी दूसरा इंसान हो, बट शेल नॉट इंक्लूड इट सब्सिडियरी गिवन बाय सीजी एंड एसजी। लेकिन अगर सब्सिडियरी, सब्सिडियरी नहीं, सब्सिडी यानी अगर माफी दी जाती है अगर आपको कोई चीज में, जैसे 7 लाख की चीज ली, मैंने 7 लाख का मशीन दिया, उसमें से सरकार ने 20% माफ कर दिया, तो 7 लाख में से 20% यानी 1,40,000 माफ कर दिए उसने, तो जो 5,60,000 आते हैं ना, वो 5,60,000 मेरे लिए कंसिडरेशन हुआ। 7 लाख मेरे लिए कंसिडरेशन नहीं हुआ ना, 1,40,000 मेरे लिए कंसिडरेशन हुआ, राइट। माइनस करने के बाद जो आता है वही मेरा कंसिडरेशन। यस, एक क्वेश्चन मैंने अभी देखा, ड्रीम 11 पे जो पैसे मिलते हैं ना वो कैजुअल इनकम की कैटेगरी में आते हैं। यस, वो बेटिंग के अंदर आते हैं, कैजुअल इनकम में आते हैं, और ये जो इनकम है ना वो डायरेक्टली टैक्सेबल है। और वो लोग आपको जो भी पैसा आप जीतते हो ना, वो टीडीएस काट के आपको पैसा आपके हाथ में देते हैं ऐसा। और कोई खेलना मत, पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि याद रखो हमेशा कमाने वाला सामने वाला है, तुम नहीं हो। इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी की है, वो कमाते होंगे तभी ना, यानी अपने पैसे डूबने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। ये तो एक दो बार की बेट में जीत जाता है तो इंसान उसके बाद में उसमें सब लगा देता है, सब गया, उसमें जो सब गया। अब डिपॉजिट गिवन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शेल नॉट बी considered as payment made for such supply unless supplier applies such deposit with consideration for said supply। ये सब अजीब चीज है, देखो, पेमेंट जब तक ना होने और या तो सप्लाई को कंप्लीट ना माना जाए, बिल चलन वगैरह ना बना दिया जाए, तब तक सप्लाई को सप्लाई नहीं मानते अपने ऐसा। अब गुड्स यानी क्या, तो गुड्स की डेफिनेशन है ना सीजीएसटी एक्ट में तो लिखी है, लेकिन उसको है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बताया गया है। बेसिकली इसको सेल ऑफ गुड्स के अंदर याद रखना कि इसमें मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, मकान दुकान जमीन ये सब उसके अंदर नहीं आए, फैक्ट्री वो सब नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी यानी खाली तुम्हारा क्लेम,
मैं बोलता हूँ मेरी बैंक में 5 लाख की डिपॉजिट है, तो 5 लाख का मेरा बैंक के अंदर क्लेम है, जिसको मैं एक्शन में कभी भी रख सकता हूँ, मतलब मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ। तो एक्शनेबल क्लेम को यहाँ पे सिक्योरिटी बताया गया, देखो यहाँ लिखा है इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, जमीन के साथ में जुड़ी हुई कोई भी चीज जिसको सीवियर, सीवियर यानी नीचे दूसरी लाइन में लिखा है सीवियर, सीवियर यानी काटा जा सकता है, जमीन से अलग किया जा सकता है और सेपरेटली बेचा जा सकता है, पेड़ के ऊपर से फल निकाले जा सकते हैं, पेड़ को भी पूरा काट के उसकी लकड़ी को बेचा जा सकता है, तो ये सब गुड्स के अंदर आ जाते हैं। एक्शनेबल क्लेम यानी क्या, जैसे बताऊं मैं तुमको, सिक्योरिटीज को अपने एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में माय मिस्टेक नहीं गिनेंगे। देखो सिक्योरिटीज यानी क्या, जिसको कैश में तुरंत कन्वर्ट किया जा सकता है वो सिक्योरिटीज है। अब एक्शनेबल क्लेम यानी क्या, तुम्हारा दावा किसी चीज के ऊपर का, जैसे कि समझो कि अगर मैंने LIC के अंदर पैसे भरे, मेरे पैसे वापस आएंगे, तो वो मेरा एक्शनेबल क्लेम हो गया, राइट। अब सर्विस, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज relating to use of money or conversion of money by cash or any other mode, conversion of money from one form करेंसी टू अनदर फॉर्म और डिनोमिनेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह पैसे को भेजना, ट्रांसफर करना, उसको कन्वर्ट करना, वो भी सर्विस में आता है। जैसे आप वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के अंदर यहाँ से दुबई पैसे भेजते हो, तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर अपना जो प्रॉफिट लेगी ना, उसके ऊपर GST लगता है, यानी वो सर्विस हो गई एक तरह से। आपके पैसे को कन्वर्ट करने की सर्विस का चार्ज, उसके ऊपर आपको 18% GST पे करना होता है। पता है, आप चेकबुक लेते हो ना बैंक में से, तो चेकबुक के अगर समझो बैंक आपसे 50 रुपए चार्ज करती है, तो 50 रुपए के ऊपर भी 18% GST लगाएगी। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि चेकबुक तो प्रोडक्ट है ना, चेकबुक आपकी प्रोडक्ट नहीं है, चेकबुक के चेक की वैल्यू कोई 5 रुपए नहीं है एक चेक, और वो बैंक आपसे 5 रुपए चार्ज करती है इसलिए कि वो प्रिंट करके प्रोवाइड करने की आपको सर्विस दे रही है। उसी तरह से अगर आप पासबुक खो डालते हो, आपकी आपसे गुम हो जाती है, और उस पासबुक को आप डुप्लीकेट निकलवाते हो, तो बैंक आपसे 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी चार्ज करेगी, उसके ऊपर भी 18% GST है, क्योंकि पासबुक नहीं प्रिंट करके देना, वो उनके लिए क्या हो गई, एक सर्विस होगी। उसी तरह से अगर आपने डेबिट कार्ड गवा दिया और डेबिट कार्ड आप डुप्लीकेट दूसरा निकलवाते हो, तो उसका डेबिट कार्ड का जो चार्ज बैंक आपसे लेती है, उसके ऊपर भी 18% GST है। सेम क्रेडिट कार्ड में लागू होता है। मैं इस बार का स्टेटमेंट मुझे टाइम पे नहीं मिला, मैं बैंक से स्टेटमेंट मंगवाता हूँ, बैंक उसके लिए 50 रुपये आपको चार्ज करती है, तो उसके ऊपर भी 18% GST लगता है। अब आपको पता चलेगा कि 1,41,000 करोड़ रुपए का GST एक महीने में कैसे आया। गवर्नमेंट के पास हर चीज के ऊपर लगता है। अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन ली 0%, राइट, तो वो 0% जो लोन है ना, वो 0% सही में होती नहीं है, उस पे 8%, 6%, 4%, 11%, 12% जैसी जैसी कंपनी वैसा चार्ज बजाज फाइनेंस लेती है। और जो चार्ज वो बजाज फाइनेंस उनके प्रोडक्ट में से लेती है ना, उसके ऊपर वो कंपनी को चार्ज करेगी 18% GST, और वो सीधा जाएगा सरकार के खाते में। यानी सर्विस बहुत बड़ी चीज है। तो GST का कलेक्शन मेजोरिटी गुड्स में से और सर्विस में से होता है। आप मोबाइल का बिल पे करते हो, तो मोबाइल का बिल पे करेंगे तो उसमें भी सर्विस है। आपने रिचार्ज करवाया मोबाइल का, आपने 555 रुपीज का रिचार्ज करवाया, 555 रुपीज का, तो 555 × 18 डिवाइडेड बाई 118 करेंगे वो लोग, और जो पैसा बचेगा ना, वो पैसा जाएगा सीधा गवर्नमेंट के खाते में। तो सोचो कि दिन के कितने रिचार्ज होते होंगे पूरे इंडिया के अंदर, तो कितनी इनकम गवर्नमेंट के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होती होगी। दिस इज द मेन थिंग, राइट। हर कोई चीज के लिए आपके ऊपर सर्विस टैक्स है। मैंने लोन ली, हाउसिंग लोन को छोड़ के बाकी सारी लोन, मैंने अगर लोन ली, तो अगर लोन लेता हूं तो उसमें प्रोसेसिंग चार्ज लगाती है बैंक, तो वो प्रोसेसिंग चार्ज के ऊपर भी 18% सर्विस टैक्स है। पॉलिसी, LIC की पॉलिसी के ऊपर 5% GST लगता है, 5% GST लगता है। शुरुआत के प्रीमियम के ऊपर मेरे ख्याल से 5%, और उसके बाद के पहले साल के प्रीमियम पे 5% है, बाकी नहीं है। और अगर आपने क्या किया, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो इसमें हर साल के प्रीमियम के ऊपर गवर्नमेंट 18% GST चार्ज करती है। एसेंशियल सर्विस में आने के बावजूद भी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी टैक्स लगता है। उसी तरह से आपने अगर
इंश्योरेंस करवाया अपने व्हीकल का तो उसके ऊपर भी जीएसटी। तो मैं पूरा आपको ये स्कोप बता रहा हूँ कि जीएसटी में कितनी चीजों को गवर्नमेंट ने इंक्लूड करा। अब देखो टैक्सेबल इवेंट कब होती है, जब तुम सप्लाई करो तभी जीएसटी भरना है। तुम्हारे गोडाउन में लाखों रुपए के गुड्स पड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम उसको बेचते नहीं और बिल नहीं बनाते तब तक आपको जीएसटी पे नहीं करना है। याद रखो जीएसटी पे करता है सेलर, कलेक्ट करता है परचेजर के पास से, खरीदने वाला सेलर को ट्रांसफर करेगा और सेलर उसमें से पैसा भरेगा गवर्नमेंट को। यानी नो सप्लाई नो जीएसटी, याद रखना है। अब सप्लाई यानी क्या, तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई कंसिडरेशन के साथ में होना चाहिए, कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद है उसके अंदर। सप्लाई शुड बी मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने गुड्स को बेचा तभी सप्लाई बोला जाएगा, अपने बिजनेस की चीजों को करेंगे तो ही सप्लाई बोलेंगे। सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई कौन करेगा, तो जो टैक्सेबल पर्सन है वही करेगा। सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई, और वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आनी चाहिए, मतलब क्या नहीं होना चाहिए, जीरो रेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए, नील नहीं होना चाहिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होना चाहिए। एंड सप्लाई शुड बी मेड विद इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया की बॉर्डर के अंदर और 100 किलोमीटर समुद्र तक, वहां तक सप्लाई और आकाश पूरा, राइट। कोई अगर समझो कि ऐसा बोले कि मैं चांद पे होटल बनाऊंगा और वहां पे खाना सर्व करूंगा तो क्या, और चांद तो ऐसा थोड़ा है कि अपने इंडिया के ऊपर रहता है, वो तो पूरी दुनिया का है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं पता है ये लोग, ऐसा भी प्रोविजन है, समझ लेना। इन सब का भी, अगर ऐसी कोई स्पेस सर्विस अगर आप देते हो ना, उसका भी प्रोविजन है। अभी सोचो, प्लेन गया हवा में, अब प्लेन गया और रास्ते में तुमने वहां से प्लेन में खाना मांगा, या किसी को कोई ड्रिंक पीने का मन किया, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज तो होगा ना। तो ये जीएसटी कौन सी कंट्री लेगी, अब तुम अमेरिका के ऊपर थे ना तब तुमने खाना मांगा, तो ऐसा थोड़ा कि अमेरिका को जीएसटी ना, प्लेन किस जगह का है वो देखा जाता है। प्लेन अगर इंडिया का है और इंडिया के मालिक है प्लेन के, तो फिर उसका मतलब जीएसटी इंडिया में बनना। ये छोटी छोटी बातों को भी लिखा गया है इसके अंदर। आप मानोगे कि गवर्नमेंट ने टैक्स बनाने के लिए 2010 से 2017, सॉरी 2000 से लेके 2017 यानी 17 साल का टाइम क्यों लिया, ये सब बातों के ऊपर डिस्कशन होता है। अब सप्लाई किसको बोलते हैं, देखो सेल वो भी सप्लाई है, बेचा तो सप्लाई, बार्टर तो भी सप्लाई, एक्सचेंज किया एक के सामने दूसरी चीज को लेना है, आधा मनी आधा गुड्स के अंदर, लाइसेंस करो रेंटल करो लीज करो, ये भी सप्लाई के अंदर आता है। डिस्पोजल, हमेशा के लिए किसी को बेच देना, प्लेज यानी गिरवी रखना, दे देना हमेशा के लिए, यूज करना कंज्यूम करना, और हमेशा के लिए उस चीज को खत्म कर देना, वो भी सेल में आता है। मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, बना लिया है या तो बनाने का प्रॉमिस किया है किसी के साथ में, वो भी पैसे के लिए, तो भी यहाँ पे आता है। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और याद रखना है मैंने जिस बिजनेस के लिए, मैंने अगर समझो कि टेलीविजन बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो टेलीविजन बेचने की सारी एक्टिविटीज में आएगी। लेकिन अगर मैं उसमें टेप रिकॉर्डर बेचता हूँ तो वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो मेरी सप्लाई नहीं है। एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन पे लगाया जा सकता है। नो जीएसटी अनलेस इट फॉल्स इन बिजनेस, यानी तुम्हारे जो बिजनेस है ना, पर्सनल कैपेसिटी की बात मत करो, तुमने अपनी अकल लगा के किसी को सलाह दी उसके पैसे आए, तो उसके ऊपर नहीं लगाया जाता। अब वापिस आपको ज्वाइन होना है, अभी मैं दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ तुरंत।